तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ स्टेट होंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट फर्म है। क्या है वो एक प्राइवेट फर्म है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट में कौन आता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, ठीक है। और बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कहीं बीसीसीआई को स्टेट बोला गया है, कहीं नहीं बोला गया है, कहीं रेलवे को स्टेट बोला गया है, कहीं नहीं। तो वो सब सुप्रीम कोर्ट के केसेस पर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी केस है। तो स्टेट की एक डेफिनेशन है जिसमें बताया गया है क्या चीज स्टेट है, क्या चीज स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये चीज स्टेट है? नहीं। तो जब ये स्टेट नहीं है तो क्या ये जो राइट है सैयद भाई का गजोधर भैया के खिलाफ राइट एनफोर्सेबल होगा? नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन कौन सा जा रहा है? ये बोल रहे हैं द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्ड टू मोनिरुल आलम टू जॉइन जीएमएस इज लीगल एज इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट हिज फ्रीडम नॉट टू जॉइन एनी एसोसिएशन। गलत। ठीक, ये तो हम समझ गए हैं कि लीगल तो नहीं है। लीगल तो है, बट उसका रीजन क्या है? ठीक है, द कंडीशन रिक्वायरिंग मोनिरुल आलम टू ज्वाइन जीएमएस कैन नॉट बाइंड हिम एज इट इंपिंजेस ऑन हिज फ्रीडम नॉट टू ज्वाइन एसोसिएशन। गलत। ठीक है, राइट पे यहाँ पे कोई नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट के अगेंस्ट राइट होता ही नहीं है। सैयद मोनिरुल आलम कैन नॉट क्लेम अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन against Gajodhar Pharmaceuticals and therefore the contract would bind him even though his freedom of association is restricted। बिल्कुल सही बात है। क्या? फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अगेंस्ट गजोधर फार्मास्यूटिकल्स वो क्लेम नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, वो क्लेम उस चीज को अगेंस्ट अ पर्सन, अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता है। उसके लिए एक स्टेट का होना जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ठीक, इफ पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ लॉ which requires every employee to join the largest trade union in their workplace, mandating Sayyid Monirul Alam to join GMS, then क्या होगा? ठीक, अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ इनेक्ट कर देती है जो ये बोलता है कि आपके यहाँ आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, लार्जेस्ट जो ट्रेड यूनियन है, वो आपको ज्वाइन करना क्या है? मैंडेटरी है आपको ज्वाइन करना। ठीक, और उसके कारण क्या होता है? उसके कारण हमारे भैया सैयद भैया को क्या करना पड़ता है? जीएमएस गजोधर मजदूर संघ को ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक, तो अब क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है सच अ लॉ वुड merely govern private actions to which fundamental right do not apply. Such a law would not curtail any individual's right to freedom of association. Neither the employment contract nor the law of the parliament would be enforceable as they would curtail the freedom of association. The law of parliament would violate an individual's freedom not to join any association and therefore be अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, चलिए ये हुए हमारे 4 ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो लॉ है वो मेयरली प्राइवेट एक्शंस को, ठीक है, जो प्राइवेट एक्शंस है उनको बहुत छोटे तरीके से गवर्न कर रहा है, तो वो किसी राइट को अफेक्ट नहीं करेगा, वो राइट पे अप्लाई नहीं होगा। बी बोल रहा है कि ऐसा लॉ किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के राइट को कर्टेल नहीं करेगा। ठीक है, सी बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और पार्लियामेंट का जो लॉ है वो दोनों ही, ठीक है, एनफोर्सिएबल नहीं होंगे क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को कर्टेल कर रहे हैं। और डी बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट का लॉ है वो वायलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो फ्रीडम नॉट टू ज्वाइन, ठीक है, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम जो है नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन उसे वायलेट करेगा, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। चलिए तो देखिए क्या होता है, 2 केस है, हम दोनों को समझते हैं। ठीक, पहला है आपका सैयद भैया। ठीक, कौन है? सैयद भैया है। सैयद भैया जो हैं आपके, ये कहाँ जाते हैं? गजोधर फार्मास्यूटिकल्स जाते हैं। ठीक,
गजोधर फार्मास्यूटिकल्स में इन्हें क्या बोला जाता है कि आप क्या ज्वाइन करिए, आप गजोधर मजदूर संघ ज्वाइन करिए। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब गजोधर मजदूर संघ जो है, ठीक है, उसे ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है। अब देखिए, गजोधर मजदूर संघ को ज्वाइन करने के लिए अगर कोई बोल भी रहा है, ठीक है, मैंडेट भी कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? गजोधर फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, और गजोधर फार्मास्यूटिकल्स क्या है? गजोधर फार्मास्यूटिकल्स एक प्राइवेट बॉडी है। क्या है? प्राइवेट बॉडी है। ठीक है, तो प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट क्या ये राइट इनफोर्सेबल होता है? नहीं होता है। यहां तक हम बात को समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो अगर प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट ये राइट इनफोर्सेबल नहीं होता है तो ये क्या होगा? यहां पे नो रेमेडी एग्जिस्ट। ठीक, ये बात हमने हमारे पिछले क्वेश्चन में करी। चलिए अब देखिए, भैया कौन है? भैया हैं सैयद भैया। ठीक, ठीक है, कहाँ पे ज्वाइन करने आए हैं? गजोधर फार्मास्यूटिकल्स में। क्या ज्वाइन करने को बोला जा रहा है उन्हें? उन्हें ज्वाइन करने को बोला जा रहा है गजोधर मजदूर संघ। बोला जा रहा है? ठीक है, बिल्कुल बोला जा रहा है, कहिए हाँ। लेकिन किसके द्वारा बोला जा रहा है? पार्लियामेंट। कौन मैंडेटरी कर रहा है? पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट का मतलब हुआ सेंट्रल। क्या हुआ पार्लियामेंट का मतलब? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसके अंडर आएगी? वो स्टेट के अंदर आएगी, है ना? आएगी स्टेट के अंदर। तो स्टेट ने क्या किया? उन्हें मना किया। तो अब देखिए, यहां पे देखिए, है ना, किसने मना किया? मना किया भाई स्टेट ने बोला कि इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन, है ना? तो स्टेट ने सैयद भैया को कोई बात बोली तो राइट का वायलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना? और वायलेशन होगा तो क्या चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी? ठीक है, या क्या चीज जो है वो एनफोर्सेबल नहीं होगी? वो होगी लॉ। उससे अभी भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट पर्सन बना रहा है। समझ गए आप यहां तक बात? यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि सच। देखिए, अब इतना तो हम समझ गए कि जो लॉ है वो वैलिड नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए बोल रहा है सच अ लॉ वुड गवर्न, सच अ लॉ वुड गवर्न प्राइवेट एक्शन टू विच फंडामेंटल राइट डू नॉट अप्लाई। बिल्कुल नहीं। ठीक, सच अ लॉ वुड नॉट कर्टेल एनी इंडिविजुअल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। बिल्कुल नहीं। Neither the employment contract nor the law of the parliament would be enforceable as they would curtail the freedom of association। ये बोल रहा है कि employment contract और parliament का law दोनों ही enforceable नहीं होंगे। चलिए, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? द लॉ ऑफ पार्लियामेंट वुड वायलेट एन इंडिविजुअल्स फ्रीडम नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन एंड देयरफॉर बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल, ऑप्शन डी हमारा सही है सी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सी लॉ को तो वायलेशन का बोल रहा है, ठीक है, लॉ को तो इनवैलिड बोल रहा है, लेकिन वो साथ में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी इनवैलिड बोल रहा है, जो कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट पर्सन ने बनाया है, और प्राइवेट पर्सन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, उसमें कोई भी राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए आप रेमेडी नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल का राइट का वायलेशन जो है किसके अगेंस्ट होता है? स्टेट के अगेंस्ट होता है, एक पर्सनल पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, कहां बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इफ पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ लॉ that requires a trade union to open its membership to all the employees, then फिर क्या होगा? ये बोल रहा है कि अगर पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ लेकर के आता है जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि आप अपनी मेंबरशिप सभी एम्प्लॉइज के लिए ओपन करिए। किससे कहता है? ट्रेड यूनियन से कहता है। किससे कहता है भैया? ट्रेड यूनियन से कहता है कि आप अपनी जो मेंबरशिप है वो किसके लिए ओपन करिए?
आप अपनी मेंबरशिप सभी एम्प्लॉइज के लिए, ऑल दी एम्प्लॉइज के लिए ओपन करिए, तो क्या होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा दाग दिया भाई इनने। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि सच अ लॉ वुड नॉट इन्फ्रिंज एनी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। बी बोल रहा है, ए बोल रहा है भाई ऐसा लॉ कोई भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को वायलेट नहीं कर रहा है। बी बोल रहा है द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट वुड कर्टेल एन इंडिविजुअल्स राइट नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन। बी बोल रहा है कि भाई नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन वाला राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो जाएगा। सी बोल रहा है सच अ लॉ वुड कर्टेल द यूनियन मेंबर्स राइट टू डिसाइड विद हुम दे वुड लाइक टू एसोसिएट। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई यूनियन मेंबर का जो राइट है कि भाई मतलब उन्हें किससे एसोसिएट करना है वो राइट वायलेट हो जाएगा। ठीक है, और डी बोल रहा है कि सच अ लॉ वुड रेंडर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्ड बाय गजोदर फार्मास्यूटिकल्स टू सैयद मोनिरुल आलम अनएनफोर्सेबल। ये बोल रहा है कि जो लॉ बनाया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल रेंडर कर देगा उसको जो गजोधर भैया ने, गजोधर फार्मास्यूटिकल्स ने किसको दिया था, सैयद भाईजान को दिया था। ठीक, चलिए तो ये चार ऑप्शन हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम पीछे जाते हैं, ठीक है, और पीछे जाके हमारे रूल्स पढ़ते हैं तो रूल्स हमारे क्या कह रहे हैं। रूल्स हमारे कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो किस चीज को इंक्लूड करता है, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन एज वेल एज नॉट ज्वाइन एन एसोसिएशन। बी कह रहा है कि ये ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम टू डिसाइड विद हुम टू एसोसिएट, किससे एसोसिएट करना है ये फ्रीडम भी आपके पास है। ठीक है ना, ठीक, विद हुम टू एसोसिएट। ठीक है, चलिए सी बोल रहा है द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट एक्सटेंड टू द राइट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग द एसोसिएशन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने एक लॉ इनेक्ट किया। ठीक है, उस लॉ ने क्या किया, मेंबरशिप को ओपन कर दिया। ठीक है, मेंबरशिप को ओपन कर दिया, बट नॉट मैंडेटरी। ओपन तो किया पर मैंडेटरी नहीं किया किसी के लिए भी। यहां तक समझ गए। ठीक, तो क्या जो हमारी फ्रीडम है, हमारी फ्रीडम क्या है, हमारी फ्रीडम है नॉट टू ज्वाइन एन एसोसिएशन। हमारी फ्रीडम क्या है, नॉट टू ज्वाइन इन एसोसिएशन। जो हमारी फ्रीडम है नॉट टू ज्वाइन इन एसोसिएशन, क्या वो इन्फ्रिंज हो रही है, क्या उसका वायलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ गए यहां तक हम बात को। तो भाई आप ये मान के चलिए कि ये राइट तो आपका इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि द ऑप्शन बी कह रहा है द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट वुड कर्टेल एन इंडिविजुअल्स राइट नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन। तो ये आपका हो गया कैंसिल। ठीक है ना। अब डी बोल रहा है सच अ लॉ वुड रेंडर द एम्प्लॉयमेंट। भाई क्यों एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अनइंफोर्सेबल करेगा, नहीं कर ना, वेग है बहुत। ठीक है, एलिमिनेट होता है। अब इन सी में आपके पास लड़ाई बची है, किसके बीच में लड़ाई बची है, लड़ाई बची है ए और सी के बीच में। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सभी के लिए ओपन कर दीजिए उस चीज को, ठीक है ना। क्या ये बोला है कि सभी के लिए मैंडेटरी है, या फिर ये बोला है कि सभी को लेना मैंडेटरी है? नहीं, ओपन है सबके लिए, आइए जिसे आना है, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो सच अ लॉ वुड नॉट इन्फ्रिंज एनी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। क्या यहाँ पे कोई भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इन्फ्रिंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ। इफ गजोधर फार्मास्यूटिकल्स एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट with Gajodhar Mazdoor Sangh wherein the former agrees to hire only the existing members of Gajodhar Mazdoor Sangh as employees, then
अगर जो गजोधर भैया हैं वो फार्मास्यूटिकल्स के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, मालिक हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कंपनी से डील करते हैं, ठीक। गजोधर फार्मास्यूटिकल्स जो कि एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो क्या करती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन करती है, वो करती है कॉन्ट्रैक्ट साइन गजोधर मजदूर संघ के साथ। किसके साथ करती है भैया? गजोधर मजदूर संघ के साथ करती है भैया, और कहती है कि हम उन्हीं मेंबर्स को, उन्हीं लोगों को एम्प्लॉय करेंगे अपने यहाँ जो आपके एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं। क्या है वो? आपके एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये डील इन दोनों के बीच में हो गई, ठीक। अब ये डील जब इन दोनों के बीच में हो गई तो बात आई इन 4 ऑप्शंस पे। किन पे बात आई? बात आई इन 4 ऑप्शंस पे कि इन चारों ऑप्शंस में से सबसे सही चीज कौन सी रहेगी, ठीक है। चलिए, ठीक, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे हिसाब से सबसे सही आंसर है, ठीक। ऑप्शन ए बोल रहा है द एग्रीमेंट वुड बी इलीगल एज इट वुड कर्टेल द यूनियन मेंबर्स राइट टू डिसाइड विद हुम दे वुड लाइक टू एसोसिएट। ये बोल रहा है कि भाई ये जो है ना, उनको राइट क्या करेगा, क्या करेगा उस यूनियन मेंबर का राइट वायलेट करेगा कि वो किस आदमी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। बी बोल रहा है सच एन एग्रीमेंट वुड इन्फ्रिंज द यूनियंस राइट टू डिसाइड विद हुम टू एसोसिएट एंड देयरफॉर इज लीगली नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। चलिए, तो दूसरा भी ये बोल रहा है कि भाई ये यूनियन के राइट को क्या कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है कि वो किसके साथ एसोसिएट होने चाहिए, इसलिए ये भी लीगली नॉट एनफोर्सेबल है। सी बोल रहा है द एग्रीमेंट वुड नॉट बी एनफोर्सेबल एज इट वुड इन्फ्रिंज अपॉन द एम्प्लॉयर्स राइट नॉट टू ज्वाइन एन एसोसिएशन, ठीक है। सी बोल रहा है कि द एग्रीमेंट वुड नॉट बी एनफोर्सेबल, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयर्स के राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, नॉट टू ज्वाइन एन एसोसिएशन, ठीक है, ठीक है भाई। डी बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी कंटेस्टेड on grounds of contravention of fundamental rights as such rights are not applicable to private persons। चलिए, तो देखिए यहां पे एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ? गजोधर फार्मास्यूटिकल्स ने किसके साथ एग्रीमेंट किया? गजोधर मजदूर संघ के साथ किया। समझ गए यहां तक आप? अब ये दोनों महान आत्माएं जो हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों प्राइवेट पर्सन्स हैं या फिर एंटिटीज हैं, ठीक। ये दोनों ही प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट एंटिटीज हैं। और हम अभी तक क्या बात करते हुए आ रहे हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो किसके अगेंस्ट में होते हैं? स्टेट के, ठीक। तो क्या गजोधर फार्मास्यूटिकल स्टेट है या फिर गजोधर मजदूर संघ एक स्टेट का काम कर रहा है जो किसी के फंडामेंटल राइट इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट करने से इन्फ्रिंज होगा? जी नहीं। तो ऑप्शन डी आपका जो यहाँ पे कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी कंटेस्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज सच राइट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट पर्संस। क्या होगा? इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किस चीज पे कंटेस्ट नहीं की जा सकती? कंट्रावेंशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कंट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो राइट्स हैं वो किसी प्राइवेट पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। किस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं? किसी भी प्राइवेट पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं भैया। समझ गए हम यहाँ तक? चलिए, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम खुशी मनाते हैं कि हमारा चौथा सवाल भी सही हो गया है। अब हम बढ़ेंगे हमारे 5वें सवाल की ओर। 5वां और अंतिम सवाल। अंतिम क्यों? आप तो बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था कि 50 सवाल होंगे। तो अंतिम इसलिए क्योंकि वो जो 5 रूल हमारे फ्रीडम
ऑफ एसोसिएशन वाले जो थे ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के लिए थे। ठीक है, तो इन रूल्स से रिलेटेड हमारा ये अंतिम सवाल। इसके बाद अगली परेशानी की ओर हम बढ़ेंगे। परेशानी क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है वो सोचता है कि ये परेशानी है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये जो हमारे आजकल के इंडिया के बच्चे हैं इनके लिए ऐसे क्वेश्चंस परेशानी नहीं होती। ठीक है, यहाँ हमने कितना भी टाइम लेके सॉल्व किया और जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये 10 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो बी स्मार्ट। ठीक, और बिल्कुल स्मार्टली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल उसमें टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हम इतना टाइम इसलिए लेते हैं, चीज़ों को इतने आराम से इसलिए समझते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जब हम क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये क्वेश्चन मेरे लिए नर्सरी का क्वेश्चन है। ठीक, तो का क्वेश्चन है ही नहीं। क्यों? ऐसा हम क्यों बोलेंगे? ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ये हमारी मेहनत है जो बोल रही है। ठीक, तो हमें तो मिला के क्या करना है, हमें करनी है मेहनत, और मेहनत हमें आगे बढ़ करके लेके जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल हमें सोचना नहीं है बिल्कुल किसी भी चीज के बारे में कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि अगर सोचना पड़ जाता तो श्री राम क्या समुद्र पे पुल बांध देते? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाते। तो वो क्या सोच में पड़े? नहीं, उन्होंने कर्म किया। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी कर्म करना है। ठीक है, और फल तो बिल्कुल मिलेगा। फल किस रूप में मिलेगा? फल NLSIU और नालसार के रूप में हमें मिलेगा, भोपाल के रूप में WBNUJS के रूप में हमें मिलेगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, और इन चीज़ों को बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं समझना है हमें कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है या वो। हमें जब अपने कंसेप्ट, अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखने, और अगर हम अपने कंसेप्ट, हम अपने फंडामेंटल्स को क्लियर रखेंगे ना तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से सॉल्व होते जाएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ पार्लियामेंट्स इनेक्ट्स अ लेजिस्लेशन, ठीक है, पार्लियामेंट ने क्या किया? एक लेजिस्लेशन इनेक्ट किया प्रोहिबिटिंग स्ट्राइक्स बाय ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने बोला कि भाई आप लोग जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो लोग कहाँ नहीं जा सकते? वो लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। ठीक, क्या बोल दिया भाई? दवाई कंपनियों में, दवाई कंपनियों की जो ट्रेड यूनियन रहती है, दवाई कंपनियों के जो मजदूर संघ रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते भैया? वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। अरे फिर इनकी ट्रेड यूनियन बनी क्यों अगर ये स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे? तो ये तो सोल क्वेश्चन, ये तो सोल मोटिव रहता है इन लोगों का कि जब भी भाई कोई दिक्कत हुई तो हम उठ के स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है द लेजिस्लेशन वुड नॉट वायलेट द राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। बी बोल रहा है द लेजिस्लेशन वुड कर्टेल द राइट ऑफ ट्रेड यूनियंस टू स्ट्राइक एंड देयरफॉर वायलेट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सी बोल रहा है सिंस स्ट्राइक इज ओनली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव विद विच अ ट्रेड यूनियन इज फॉर्म्ड, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोल रहा है हमारा? क्या बोल रहा है भाई हमारा? ये बोल रहा है कि सिंस strike is only one of the objective with which a trade union is formed, right to strike is not protected by the right to freedom of association। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो हम समझ गए बात को। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए बात को। अब देखिए क्या होता है, देखिए इसमें आप ये मत सोचिए कि इसमें तीन ही ऑप्शन है, थोड़ी सी टाइपो एरर है। जो ऑप्शन डी है ना आपका, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। क्या कह रहा है ऑप्शन डी? नन ऑफ द अबव। ठीक, आई हैव चेक्ड इट इन द क्वेश्चन पेपर, नन ऑफ द अबव आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो अब देखिए ए बोल रहा है कि भैया राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वायलेट नहीं हो रहा है। दूसरा बोल रहा है कि स्ट्राइक ही तो उनका सोल मोटिव है, अगर वो नहीं करने दोगे तो उनका राइट वायलेट हो रहा है। और तीसरा बोल रहा है कि ये इनके राइट टू स्ट्राइक को क्या वायलेट कर रहा है। चलिए ये अब देखिए आप ये बताइए, जब हम अपने रूल्स देखते हैं, ठीक है, रूल्स हमें क्या बता रहा है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारा है,
राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारा है वो किस बारे में बात कर रहा है, वो दो चीजें हमें उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। एक बता रहा है इट इंक्लूड्स और दूसरा बता रहा है इट डज नॉट इंक्लूड्स, ठीक है। एक बता रहा है इट इंक्लूड्स, दूसरा बता रहा है इट डज नॉट इंक्लूड्स। समझ गए यहां तक हम बात को? चलिए, तो जब ये रूल हमें इन चीजों के बारे में बता रहा है तो कहीं पर भी इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी वो राइट टू स्ट्राइक की बात कर रहा है क्या? या ऐसा बोल रहा है कि ये जो ये है ये इस चीज को इंक्लूड करता है, ऐसा कहीं बोला गया है? पांचों रूल में बिल्कुल नहीं बोला गया है। तो अगर स्ट्राइक करने से मना किया गया है तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वायलेट होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही जाएगा कि द लेजिस्लेशन वुड नॉट वायलेट द राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। समझ गए हम यहाँ तक? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चंस को हमने बहुत तरीके से समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और जो हमारे राइट्स हैं वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं और अगले क्वेश्चन से पूछते हैं कि आप ऐसी कौन सी कठिनाई, कौन सी परेशानी हमारे सामने रखने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 to 8। अब ये जो रूल है हमारा किसके लिए है? 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 to 8 के लिए, ठीक। चलिए, तो रूल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फैक्ट्स, उसके बाद 6, 7, 8, ठीक। 6, 7, 8 को सॉल्व करेंगे भैया, सॉल्व करेंगे। चलिए, रूल पढ़े। क्या कह रहा है रूल? Whoever finds an unattended object, किसी को भी अगर एक अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट मिलता है तो अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज ऐसी कहीं रखी हुई हो जिसका मालिक उसके पास नहीं हो, है ना, उसे हम कहते हैं अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक। कैन कीप इट, ये कह रहा है कि वो आदमी उसे रख सकता है, ठीक। कब तक? अनलेस द ट्रू ओनर क्लेम्स दैट ऑब्जेक्ट, जब तक कि उस ऑब्जेक्ट का ट्रू ओनर उसे क्लेम नहीं करता है। समझ गए हैं? यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है। दिस डज नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टी ओनर्स राइट टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज फाउंड, ठीक। This does not affect the property owner's right to the ownership of the property on which the object is found. The right to ownership of a property does not include the right to ownership of unattended object on that property. ठीक है। तो राइट टू ओनरशिप क्या होती है? राइट टू ओनरशिप जो होती है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके आप ओनर हो, तो आपके पास ओनरशिप का क्या है? राइट है। लेकिन वो राइट क्या इंक्लूड नहीं करता है कि अगर अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट कोई आपकी प्रॉपर्टी पे मिलता है, ठीक है, अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर आपकी प्रॉपर्टी पे मिलता है तो उसकी ओनरशिप आपको नहीं मिल जाएगी, सिर्फ इसी चीज के कारण कि वो अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट आपकी कहां पे? प्रॉपर्टी पर मिला है, ठीक है। सिर्फ इसी रीजन से वो आपकी प्रॉपर्टी पे मिला है, सिर्फ इसी रीजन से क्या होगा? वो आपकी उस पे ओनरशिप नहीं हो जाएगी। गेटिंग इट? यहां तक समझे बात को? चलिए